मस्त कहानियाँ। कमला धोबन रोज अपने घर से नदी पर जाकर नगर वासियों के कपड़े धोने जाती थी। उसके 4 बेटे थे, अर्जुन, विजय, राम और नरेश। चारों उसे उसके काम में सहायता करते थे। एक दिन, पुत्रों, कल तुम चारों नगर में जाकर ये धुले हुए वस्त्र पहुंचा कर आओ। मैं नदीपुर जाकर बाकी वस्त्र धो कर आऊंगी। परंतु माँ, नदी पर जाने के मार्ग में वन लगता है। तुम्हें उस मार्ग से अकेले छोड़ना हमें उचित नहीं लगता। अरे, मुझे क्या भय है? तुम सबके बचपन से मैं नदी पर जा रही हूँ। पहले तुम्हारे बापू के साथ में ही तो जाती थी। उनके जाने के बाद तुम सबका पालन करने के लिए मैंने इसी काम का तो सहारा लिया है। हाँ माँ, तब की बात और थी। अब तुम बूढ़ी हो गई हो। इतनी दूर अकेले जाना ठीक नहीं है। कितना निर्जन मार्ग है वो। अरे, तुम्हें पता है ना, उस वन में जाने के मार्ग पर एक आदिवासी लोगों की बस्ती है। वो सभी लोग मेरे परिचय के हैं। मुझे यदि कोई भी आपत्ति हो तो मैं उनकी सहायता ले लूंगी। तुम सब मेरी चिंता मत करो। माँ, तुम कह रही हो तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर तुम अपना ख्याल रखना। एक दिन कमला का सबसे छोटा बेटा नरेश वन के मार्ग से आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि वन में आग लगी है। वो भागकर घर आता है और माँ, माँ, अरे, क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? माँ, वन में बहुत भयंकर आग लगी है। कई पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। क्या? और वो सब आदिवासी, वो कहाँ है? कहीं उनके घरों को तो आग नहीं लगी? पता नहीं माँ, वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। हाँ, पर उनके घर जल रहे थे, ये देखा मैंने। हे भगवान, क्या हुआ होगा उनके साथ? कहीं वो सब भी नहीं। नहीं पुत्रों, सुनो, तुम चारों वन में जाकर उन सभी आदिवासियों को यहाँ लेकर आओ। माँ, हम उन्हें यहाँ लेकर तो आते हैं, पर वो सब यहाँ कैसे रहेंगे? हाँ माँ, हमारे पास इतना धन कहाँ है और इतना अन्न भी नहीं है कि हम उन सबको खाना खिला सकें। माँ, हम खुद इतनी मेहनत करके धन और अन्न प्राप्त करते हैं। हमारे पास जो बचा है वो हमने आने वाले दिनों के लिए संचय करके रखा है। अब यदि वो उन्हें दे दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम सबकी बात सही है, परंतु जरा विचार करो, आज उन पर क्या बीत रही है। उनके घर जल गए हैं, उनके सर पर अब छत नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो अपने बड़े बूढ़े माता पिता और बच्चों के साथ वन में भटक रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, परंतु अभी हमें अपने संचय के विषय में ना सोचते हुए उनके आज के विषय में सोचना चाहिए। अरे, धन तो हम कमा ही लेते हैं, थोड़ी और मेहनत करेंगे, पर अभी उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। माँ, परंतु हम ही क्यों? कोई और भी तो उनकी सहायता कर सकता है। अवश्य कोई और भी उनकी सहायता कर सकता है, परंतु यदि सबने यही विचार किया कि कोई और उनकी सहायता करेगा तो उनकी कभी सहायता नहीं हो पाएगी। एक बात हमेशा याद रखना पुत्रों, हमें जब किसी की सहायता करने का अवसर प्राप्त हो तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी असहाय की मदद करने से जितना पुण्य मिलता है उतना किसी और चीज से नहीं मिलता। तुम सही कह रही हो माँ, हमें तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। हम अभी जाकर उन सबको लेकर आते हैं। कमला के चारों बेटे आदिवासियों को लेने जाते हैं। तब तक कमला सबके लिए खाना बनाती है। कुछ देर के बाद राम, अर्जुन, विजय और नरेश उन आदिवासियों को लेकर आते हैं। आइए, आप सब यहाँ आकर बैठिए और भोजन कर लीजिए। आपका शुक्रिया माँ, हमारा तो सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा माँ। हाँ, मुझे पता चला है। अब आप पहले भोजन कर लीजिए, आगे क्या करना है हम बाद में सोचते हैं। सभी आदिवासी भोजन करने लगते हैं। तभी उस नगर के साहूकार के पास 3 साधु आते हैं। ओम भवती भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर साहूकार बाहर आता है। पुत्र, हम साधुओं को भिक्षा दो।
हम तुम्हारी भिक्षा को ग्रहण करके अपना संकल्प पूर्ण करने वाले हैं। अरे जाओ जाओ, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बड़ा घर देखा नहीं कि आ जाते हैं भीख मांगने। अरे नगर में और भी तो घर हैं, पर नहीं, तुम लोगों को तो साहूकार का घर ही दिखता है। पुत्र, किसी साधु का ऐसे अपमान नहीं करते। तुम्हें भिक्षा नहीं देनी है तो ना सही, परंतु हमें इस प्रकार भिखारी तो मत कहो। कहूंगा, एक बार नहीं बार बार कहूंगा। भीख कहो या भिक्षा, मांग कर ही खाते हो ना। चलो निकलो, कुछ नहीं है इस घर में, जाओ। तथास्तु पुत्र। तीनों साधु साहूकार के घर से चले जाते हैं। जाते जाते वो कमला के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ खड़े रहकर ओम भवती भिक्षाम देहि। कमला बाहर आती है। माई, भिक्षा दे दो, हमें अपना संकल्प पूर्ण करना है। अवश्य साधु बाबा, आप भीतर आइए और बैठिए। मैं अभी आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। राम, विजय, अर्जुन, नरेश, तुम चारों बाबा जी के आसन और जल की व्यवस्था करो। तब तक मैं इनके लिए भोजन पकाती हूँ। कमला के चारों बेटे साधुओं के आसन तथा पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। कमला उन्हें भोजन परोसती है। तीनों साधु भोजन ग्रहण करते हैं। वो देखते हैं कि कमला के घर और आंगन में आदिवासी बैठे हैं। उन्हें देखकर, माई, ये सब कौन है और इतने सारे लोग एक घर में कैसे रह रहे हैं? बाबा, ये सब वन में रहने वाले आदिवासी हैं। वन की आग में इन सब के घर जल गए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई हूँ। क्या? परंतु तुम्हारे घर को देखकर लगता नहीं कि तुम इतने धनवान कि इतने सारे लोगों का पालन कर सको। बाबा जी, माँ का कहना है कि हमारे पास यदि कम भी हो, फिर भी हमें अपने संचय के बारे में न सोचते हुए उनकी सहायता करनी चाहिए। हमने माँ को कहा था कि हम उनकी सहायता करने में असमर्थ हैं, परंतु माँ ने हमें समझाया कि हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम किसी असहाय का वर्तमान नहीं बिगाड़ सकते। वाह, इतनी ऊंची सोच है तुम्हारी माता की। तुम चारों भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी उदार माँ ने जन्म दिया है। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होती। माई, हम तीनों तुमसे प्रसन्न हुए हैं। हम तुम्हें वरदान देने की इच्छा रखते हैं। नहीं नहीं बाबा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैंने आपके वरदान की अपेक्षा से कुछ नहीं किया है। हम जानते हैं कि तुम्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, परंतु हम अपनी प्रसन्नता के लिए तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। मांगो माई। बाबा जी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इन आदिवासियों के घर फिर से बन जाए, ऐसा कुछ कीजिए। ये बेचारे अपने घर को खो चुके हैं। इनके सर पर छत नहीं है। इनके छोटे छोटे बच्चे और वृद्ध माता पिता घर के बिना कहाँ जाएंगे? आप कृपया इनके लिए कुछ कीजिए। वाह माई, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने सब कुछ जो चाहे वो प्राप्त करने का अवसर होने के बाद भी तुम इन आदिवासियों के लिए घर मांग रही हो। सत्य में तुम धन्य हो माई। मैं अपनी योग शक्ति से इन सभी आदिवासियों के घर पुनः बना देता हूँ। इनके घर सब इस प्रकार से बन जाएंगे कि आगे किसी भी आग, आंधी या तूफान से इनके घर आहत नहीं होंगे। माई, आपकी वजह से हमें हमारे घर फिर से मिल गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। माई, कुछ और मांगो। बाबा, आपको देना ही है तो मुझे और मेरे परिवार को इतना बल दीजिए कि हम अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूर्ण कर पाएं। कभी हमारे मन में लालच पैदा ना हो। तथास्तु माई। माई, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके घर में कभी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। आपके मन में सबके लिए उदारता है,
इसलिए आप हमेशा दूसरों की सहायता कर सके। आपके घर में इतना धन्य धान्य होगा कि आप कितने भी जरूरतमंदों की सेवा कर पाएंगी। तीनों साधु चले जाते हैं। आदिवासी भी कमला और उनके परिवार का आभार मानकर चले जाते हैं। राम और अर्जुन आदिवासियों के साथ उनकी मदद करने जाते हैं। वो वन में जाकर देखते हैं कि सभी आदिवासियों के नए घर बने हुए हैं और उनमें सभी सुख सुविधाएं भी हैं। आदिवासियों को उनके घर पहुंचाने के बाद राम और अर्जुन वापस आते हैं। माँ, तुम्हारे कारण उन आदिवासियों को इतने अच्छे घर मिल गए हैं। साधु बाबा ने अपनी विद्या से यहाँ बैठे बैठे उन सबके घरों का निर्माण कर दिया। वो सभी तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे थे और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे थे। देखो पुत्रों, तुम सब मुझे मना कर रहे थे, पर हमारे अच्छे कर्म कभी जाया नहीं जाते। अपने कर्मों का फल हमें मिलकर ही रहता है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमसे हमेशा अच्छे कर्म ही हो और किसी का दिल ना दुखे। चारों पुत्रों को अपनी माँ और उनकी सोच पर गर्व होने लगता है। इधर साहूकार की पत्नी खाना बनाने जाती है। वो देखती है कि उसके घर में सारा अनाज खत्म हो गया होता है। वो अपने पति से आकर बताती है। साहूकार को पता नहीं चलता कि आखिर क्या हो गया है। अगले दिन साहूकार को पता चलता है कि कमला के घर अनाज का भंडार भरा हुआ। इस गरीब धोबन के पास इतना सारा अनाज कहाँ से आया? लोग कह रहे हैं कि इसने आदिवासियों को घर बनवा कर दिए हैं। जरूर इसने और इसके 4 बेटों ने मिलकर मेरे घर में चोरी की होगी, तभी तो मेरे घर का सब अनाज गायब हो गया और इनका घर भर गया। अभी महाराज से जाकर इनकी शिकायत करता हूँ। साहूकार महाराज के पास आता है। महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ है साहूकार? इतने विलाप क्यों कर रहे हो? महाराज, मेरे घर में चोरी हो गई है। चोरों ने सब लूट लिया है महाराज। धन धान्य स्वर्ण कुछ भी नहीं छोड़ा है महाराज। मेरा घर बिल्कुल खाली हो गया है। क्या? हमारे राज्य में इतनी बड़ी चोरी? महाराज, कुछ कीजिए, उन चोरों को दंडित कीजिए। चोरों को दंडित कीजिए? इसका अर्थ है कि तुम्हें पता है कि चोरी किसने की है? हाँ महाराज, गांव में एक धोबन रहती है, कमला नाम की। उसके 4 बेटे ने, कल तक तो वो गरीब थी, पर आज पता चला है कि उसका घर धन धान्य से भरा हुआ है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसने वन में रहने वाले आदिवासियों को भी खूब सहायता की है। उस कमला ने और उसके बेटों ने मिलकर उन आदिवासियों के घर के लिए अच्छे अच्छे घर बनवा दिए हैं, वो भी सुविधाओं से युक्त। महाराज, अवश्य उसने मेरे धन का उपयोग करके ये सब किया है। आप उस दुष्ट कमला और उसके पुत्रों को दंडित कीजिए महाराज। सैनिकों, जाकर उस कमला बौद्धन और उसके 4 बेटों को राजमहल में लेकर आइए। कुछ देर के बाद सैनिक कमला के साथ राम, अर्जुन, नरेश, विजय को राजमहल में लेकर आता है। क्या हुआ महाराज? हमें ऐसे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए महाराज, चोरी करके भी ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। साहूकार का कहना है कि आप सब ने मिलकर साहूकार के घर में चोरी की है। नहीं महाराज, हमने चोरी नहीं की है। मैं और मेरे बेटे निर्दोष हैं। साहूकार को कोई गलत फहमी हुई है। परंतु साहूकार को पूरा विश्वास है कि उनके घर जो चोरी हुई है वो आपने ही की है। एक धोबी होने के बाद भी आप इतने समृद्ध हैं। आपका घर धन धान्य से भरा हुआ है। आपने आदिवासियों को सुख सुविधाओं से युक्त घर बनवा कर दिए हैं। हाँ, ये बात सही है महाराज, परंतु हमने चोरी नहीं की है। एक धोबन कभी इतनी धनवान नहीं हो सकती कि वो इतना सब कर सके। आपके कथन और करनी में भेद है कमला। नहीं महाराज, माँ सच बोल रही है।
हमने ये सब किया है, परंतु चोरी करके नहीं। माँ को 3 साधुओं ने वरदान दिया है, उसके माध्यम से ही ये सब हुआ है। महाराज ये असत्य बोल रहे हैं। भला एक ही बार में 3 साधु कैसे किसी को वरदान दे सकते हैं? मैं सच बोल रहा हूँ महाराज। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप उन आदिवासियों को बुलाकर पूछ लीजिए। अर्जुन की बात सुनकर महाराज आदिवासियों को बुला लेते हैं। महाराज, कमला काकी सच बोल रही है। आज उनकी वजह से ही हम अपने घर में रह रहे हैं। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं आज हम कहाँ होते। कुछ दिनों पहले वन में आग लगने की वजह से हम सबके घर जलकर राख हो गए थे। तब कमला काकी और उसके बेटों ने ही। नहीं महाराज, हम सच बोल रहे हैं। इतने सारे लोग एक साथ झूठ कैसे बोल सकते हैं? बड़ी ही विकट समस्या है। दोनों पक्ष का सुनने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सत्य क्या है। महाराज, मैं ही सत्य बोल रहा हूँ। आप अगर चाहें तो मेरे और कमला के घर जाकर देख सकते हैं। हे भगवान, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। जितना बन पड़ा उतनी सबकी सहायता की, फिर भी मुझे ये फल मिल रहा है। मुझे ऐसे चोर बनाकर राजमहल में खड़ा किया है। मुझसे क्या भूल हो गई भगवान? कमला ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहाँ वही 3 साधु प्रकट होते हैं। महाराज समेत सभी उन्हें प्रणाम करते हैं। राजन, कमला सत्य कह रही है। हम तीनों ने ही उसे वरदान दिए थे। उस दिन हम तीनों अपनी तपस्या पूर्ण करके आए थे और हमें अपना संकल्प पूर्ण करना था। हम साहूकार के घर भिक्षा मांगने गए थे, परंतु इसने हमें भला बुरा कहकर घर से बाहर निकाल दिया था। फिर हम कमला के घर चले गए। वहां पहले से ये आदिवासी बैठे हुए थे। कमला उन्हें भोजन दे रही थी। इसने हमें भी भोजन देकर तृप्त कर दिया। इसका इन आदिवासियों के प्रति सेवा भाव देखकर इससे प्रसन्न होकर हमने इसे वरदान दिए थे। मुझे क्षमा कीजिए साधु बाबा, मुझे पहले ही विचार करना चाहिए था। साहूकार, तुम असत्य बोल रहे हो। महाराज, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ। सच में मेरा घर खाली हो गया है। महाराज, इसका घर हमने ही खाली किया है। जब हम इसके पास भिक्षा मांगने गए तब इसने मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इन्हें कुछ नहीं दे सकता, ऐसा कहा था। इसने हमें भिखारी कहकर घर से निकाल दिया था। हमने इसे केवल तथास्तु कहा और इसका घर रिक्त हो गया। देखा साहूकार, तुम्हारे कर्म के कारण ही तुम्हें श्राप और कमला को वरदान मिला है। साहूकार, मैं अभी भी तुम्हें केवल सूचित करके छोड़ रहा हूं, परंतु यदि इसके बाद तुमने फिर किसी पर ऐसे आरोप किए तो तुम्हें दंड देना अनिवार्य हो जाएगा। महाराज साहूकार को सुनाकर छोड़ देते हैं। कमला की उदारता के विषय में जानकर महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। वो कमला को पुरस्कार देते हैं। कमला, मैं ये जानकर प्रसन्न हुआ हूँ कि मेरे राज्य में ऐसे भी उदार व्यक्तित्व वाले लोग रहते हैं। आगे से कभी भी तुम्हें कोई भी आवश्यकता हो तो तुम्हें मेरी पूर्ण सहायता प्राप्त होगी, ये मेरा वचन है। महाराज से पुरस्कार प्राप्त होने के बाद कमला अपने परिवार के साथ घर चली जाती है। आदिवासी भी कमला का एक बार फिर से आभार मानते हैं। कमला के अच्छे कर्म उसे पूरे राज्य में प्रशंसा का पात्र बना देते हैं। मस्त कहानियाँ। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अब तो मैं उस नंदी को इस दुनिया से ही बाहर भेज कर रहूंगा। ये क्या हो गया? हमारा नंदी हमें छोड़कर चला गया। नहीं किशन, तुम मत जाओ, तुम भी आग की लपटों में फंस सकते हो। आग बढ़ने लगती है। गांव वाले पानी डालकर आग बुझाने की
बहुत कोशिश कर रहे थे, पर पूरा तबेला जलकर खाक हो जाता है। किशन, अनिल और उमा तबेले में जाते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा था और उसके अंदर नंदी सुखपूर्वक खड़ा था। महादेव का बड़ा भक्त किशन रोज की तरह महादेव के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करके घर वापस आ रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क पर एक गाय मरी पड़ी हुई है और उसका नवजात बछड़ा उसके पास खड़े होने की कोशिश कर रहा था। हे महादेव, ये क्या? इस गाय ने तो अपने बच्चे को जन्म देते समय अपने प्राण त्याग दिए हैं। इस नवजात को तो पता ही नहीं है कि उसकी माँ अब नहीं रही है। बेचारा उसके सहारे से खड़े रहने की कोशिश कर रहा है। किशन उस बछड़े को उठाता है और अपने साथ घर ले आता है। उसकी पत्नी उमा, अरे ये बछड़ा कहाँ मिला आपको? अरे क्या बताऊं, महादेव का दर्शन लेकर आ रहा था, तभी सड़क में एक गाय ने इस बछड़े को जन्म देकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तुम एक काम करो, इस बछड़े को साफ पानी से नहला लो और इसे हरी घास खाने को दो। तब तक मैं अनिल के साथ और कुछ लोगों को ले जाता हूँ और उस गाय का अंतिम संस्कार करवाता हूँ। उस गाय के शव को ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हम गाय को गौ माता कहते हैं, तो उसका अंतिम संस्कार करना हमारा कर्तव्य है। किशन अपने दोस्त अनिल और कुछ गांव वालों के साथ गाय का अंतिम संस्कार करता है। उस दिन के बाद किशन और उमा दोनों भी उस बछड़े को अपने बच्चे की तरह पालने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों उस बछड़े के साथ खेलने लगते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं, फिर नंदी अब बड़ा हो जाता है। सफेद रंग का नंदी बहुत बड़ा बैल बन जाता है। ऊंचा नंदी अपने बड़े बड़े सींगों से और भी ज्यादा रूपवान हो जाता है। किशन उसे रोज नहलाता था और साफ रखता था। पूरे गांव में नंदी जैसा दूसरा कोई बैल नहीं था। एक दिन, ये बछड़ा तो कितना प्यारा है। पहले तो मुझे दिन भर कोई काम नहीं होता था, लेकिन अब इसके पीछे भागते भागते दिन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ समझ ही नहीं आता। हाँ उमा, यदि हमारा कोई बच्चा होगा तो ऐसा ही होता ना। हमारा पूरा दिन इसके इर्द गिर्द ही घूमता। मुझे तो लगता है कि महादेव ने ही इसे अपने प्रसाद के रूप में भेजा है हमारे लिए। आप महादेव के इतने बड़े भक्त जो हैं। हाँ, ये सच में महादेव का प्रसाद ही होगा। आखिर महादेव को भी बैल पसंद है। उनका तो वाहन भी नंदी है। इसका नाम भी हम नंदी ही रखते हैं। कुछ दिनों के बाद, आओ आओ अनिल, क्या काम निकाला है आज? हाँ, मेरा तो कोई काम नहीं है, पर तुम तो रोज की तरह अपना पसंदीदा काम कर रहे हो, नंदी को नहलाने का। हाँ मेरे दोस्त अनिल, ये नंदी तो मेरा और उमा का बेटा ही है। इसे साफ सुथरा रखना तो हमारी जिम्मेदारी है। इसका रंग भी तो देखो कितना सफेद है। नंदी जैसा बैल तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। इतना ऊंचा और बड़े सींगों वाला बैल गांव में दूसरा कोई नहीं है। मेरे नंदी को बैल मत कहो दोस्त, कहा ना ये हमारा बेटा है। हाँ मेरे दोस्त नंदी। अरे लेकिन अब तो बहुत बड़ा हो गया है। अब इसे खेती में काम करने के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं इसे खेती में काम नहीं करवाऊंगा। अरे ये क्या कह रहे हो? इतना बड़ा बैल होते हुए तुम खेती के काम के लिए दूसरा बैल इस्तेमाल करोगे? तभी उमा आती है। अनिल भैया ये सही कह रहे हैं, हम नंदी से खेती के काम नहीं करवाएंगे। अरे उमा भाभी, आप इसे अपना बेटा मानते हैं, ये बात ठीक है, पर ये आखिर है तो एक बैल ही। बैल का तो काम ही होता है खेती के कामों में सहायता करना। हमारे गांव के कितने किसान अपने बैलों से खेती के काम करवाते हैं। वो सब करवाते हैं, पर हम नहीं करवाएंगे। अरे किशन, तुम तो साहूकार के बैल खेती के लिए उपयोग में लाते हो, उसके तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं।
नंदी तो कितना शक्तिशाली है, अकेला बैल गाड़ी खींच सकता है। उसके जितना भारी और शक्तिमान बैल शायद आसपास के कई गांवों में भी नहीं होगा। तुम्हारी बात सही है अनिल, लेकिन मैं नंदी से ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा, ये तय है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर एक दिन दूसरे गांव का एक व्यापारी सदाशिव किशन के पास आता है। किशन, मैं सदाशिव एक व्यापारी हूँ। हमारे गांव में कुछ लोग मेरे साथ व्यापार करते हैं। उनके माध्यम से मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक बहुत शक्तिमान बैल है। हाँ, आपको जो जानकारी मिली है वो सही है सदाशिव जी, परंतु आपको नंदी से क्या काम? मैं उस बैल को खरीदना चाहता हूँ। तुम जितना मूल्य कहोगे उतना मैं देने को तैयार हूँ। मेरे पास शक्तिशाली बैल है, ये जानकारी सही है सदाशिव जी, परंतु मैं उसे बेचना चाहता हूँ, ये बात गलत है। मैं अपने नंदी को बेचना नहीं चाहता। मुझे किसी ने ये नहीं कहा, पर उसके बारे में सुनकर ही मैं समझ गया था कि वो कैसा होगा। तुमसे नंदी को खरीदने के लिए मैं इतने दूर से आया हूँ। आपका बहुत समय खराब हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मैं अपने नंदी को कभी नहीं बेचूंगा। मेरा नंदी सिर्फ एक बैल नहीं है, मैंने और मेरी पत्नी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। कोई अपने बेटे को कैसे बेच सकता है? एक बार फिर विचार करो किशन, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि आगे कई सालों तक तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ महादेव, लेकिन मैं अपने बेटे जैसे नंदी को किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। किशन की बात सुनकर सदाशिव चला जाता है। किशन नंदी को देखता है। नंदी भी उसे कृतार्थ नजरों से देख रहा होता है। किशन को लगता है कि वो नंदी उसे इतना प्रेम करने के लिए धन्यवाद देता है। फिर एक दिन अनिल फिर से किशन के पास आता है। किशन, अरे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अनिल, मैंने पहले भी कहा है, नंदी को न मैं खेती में काम के उपयोग करूंगा और न ही उसे बेचूंगा। तुम उस व्यापारी सदाशिव का पक्ष लेकर बात करने आए हो ना? अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात पहले सुनो तो सही। तुम्हें तो पता ही है, हमारे गांव में हर साल बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता होती है। हाँ पता है। तो मुझे लगता है कि हमें नंदी को उस दौड़ में उतारना चाहिए। क्या उस दौड़ में नंदी को उतारूं? क्यों अनिल, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अरे तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपने नंदी से खेतों में काम तक नहीं करवाता, और तुम उसे दौड़ में उतरवाने की बात कर रहे हो। तुम समझ नहीं रहे हो। जब 10 साल पहले ये दौड़ की प्रतियोगिता गांव में करना शुरू हुआ, तब सरपंच जी ने इस शर्त पर करने की अनुमति दी थी कि जो भी इस प्रतियोगिता का विजेता होगा उसे इनाम के पैसों में से 30% रकम गांव के विकास के लिए देनी पड़ेगी। लेकिन पिछले कई सालों से जमींदार चरण सिंह ही ये प्रतियोगिता जीत रहा है। अरे उसके बैल भी तो कितने तगड़े हैं, और चरण सिंह उनका कितना ख्याल भी रखता है, उन्हें कितनी अच्छी खुराक खिलाता है। वो तो बैलों के दौड़ से पहले दौड़ का अभ्यास करवाता है, उसे तो दौड़ जितनी ही है। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि आज तक एक बार भी चरण सिंह ने इनाम के रकम से 30% रकम गांव के विकास के लिए खर्च नहीं की है। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता है। अरे पर इसमें मेरे नंदी का क्या संबंध है? देखो, पूरे गांव के लोग ये चाहते हैं कि इस बार चरण सिंह ये प्रतियोगिता नहीं जीतना चाहिए। चरण सिंह को पैसे के लिए सबने कितना समझाया, लेकिन वो अपने जमींदार होने की धौंस दिखाकर सबको चुप करा देता है। तो अब मैं क्या करूं? तुम क्या चाहते हो? सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा गांव ये चाहता है कि इस बार नंदी चरण सिंह के बैल को हराकर प्रतियोगिता जीतकर इनाम जीते और गांव के विकास में उसकी मदद हो। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं नंदी को कैसे दौड़ में उतार सकता हूँ? उसे तो दौड़ में भागने का अभ्यास नहीं है। अरे वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अभी प्रतियोगिता के लिए 2 महीने बचे हैं, उसमें हम मिलकर नंदी को सब सिखा देंगे।
लेकिन बैलगाड़ी की दौड़ के लिए तो गाड़ी में 2 बैल जोड़ना आवश्यक है ना। मेरे पास नंदी जितना ऊंचा और शक्तिशाली दूसरा बैल नहीं है। ये समस्या तो है, पर हम सरपंच जी से बात करके कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेंगे। अरे आखिर हमारा नंदी 2 बैलों का एक साथ काम कर सकता है। अनिल की बात मान जाते हैं। उस दिन से किशन नंदी की खुराक बदलकर उसे ज्यादा अच्छी खुराक देने लगता है। अनिल और किशन मिलकर खेत में उससे दौड़ का अभ्यास कराने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद प्रतियोगिता के दिन, कुछ देर के बाद बैलगाड़ी दौड़ की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। कभी चरण सिंह की बैलगाड़ी आगे तो कभी किशन की। सारे गांव वाले दिल थाम कर ये प्रतियोगिता देख रहे होते हैं। सभी मन में यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि किशन की बैलगाड़ी ही प्रतियोगिता जीते। किशन का नंदी उसके बैलगाड़ी को इस तरह से दौड़ा रहा था कि चरण सिंह की बैलगाड़ी को वो कई पीछे छोड़ देता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। सरपंच जी किशन को इनाम की रकम सौंपते हैं। सभी तालियां बजाने लगते हैं। किशन विजय माला अपने नंदी के गले में पहनाता है। सरपंच जी, आज पहली बार मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन मेरे नंदी ने सभी गांव वालों की इच्छा का मान रखते हुए ये प्रतियोगिता जीत ली। आपने मुझे इनाम भी दे दिया। सरपंच जी, ये लीजिए, ये वो रकम है जो 10 साल पहले आपने ही गांव के विकास के लिए तय की थी। इनाम का 30% रकम मेरी तरफ से गांव की सुख सुविधा के लिए दे रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। किशन सरपंच जी को इनाम की 30% रकम दे देता है। सभी किशन की तारीफ करने लगते हैं। ये सब देखकर ये किशन कैसा जीत गया? अरे राजू, इसने तो पहली बार में ही प्रतियोगिता जीत ली। मुझे तो लगा था कि इसका बैल सिर्फ दिखने में शक्तिशाली है, लेकिन देखो किशन ने इसे इस तरह से तैयार कर दिया कि पहली बार में मेरे इतने अनुभवी बैलों को मात दे दे। अरे मालिक, ये किशन और अनिल पिछले 2 महीने से उस नंदी बैल को दौड़ में कैसे भागते हैं और बैलगाड़ी को बांधने के बाद बैलगाड़ी को कैसे खींचते हैं उसका अभ्यास कराया है। ऊपर से सभी गांव वाले भी किशन के पक्ष में बोल रहे थे। सबका कहना है चरण सिंह ने आज तक गांव के विकास के लिए इनाम की रकम नहीं दी है। ठीक है, इस साल तो जीत गया, अगली बार नहीं जीतने दूंगा। अगले साल फिर किशन का नंदी ही प्रतियोगिता जीतता है। अगले 7 सालों तक नंदी किशन को प्रतियोगिता जिताता है। एक दिन किशन, देखा, नंदी के कारण तुम प्रतियोगिता जीत रहे हो। तुम्हारे साथ साथ गांव का भी कितना विकास हुआ है। वो चरण सिंह कभी गांव के बारे में नहीं सोचता था, और तुम इनाम मिलने के तुरंत बाद ही सरपंच जी को 30% रकम दे देते हो। इन 8 सालों में गांव में कितनी तरक्की हुई है। देखना, अब इस बार भी नंदी ही जीतेगा। प्रतियोगिता का दिन पास आने लगता है। चरण सिंह चिंता में होता है कि किशन को कैसे हराया जाए। राजू, इस बार किसी भी स्थिति में उस नंदी और किशन को जीतने नहीं देंगे। कुछ भी करके नंदी का कुछ करना पड़ेगा। मालिक, उसे चुरा ले तो? नहीं, उसे चुराना ठीक नहीं होगा। सभी को तुरंत पता चल जाएगा कि ये मैंने किया है। नंदी और किशन को हराने के लिए मैंने नंदी को कहीं छुपा दिया है। ये नहीं, कुछ और ऐसा कुछ जिससे नंदी प्रतियोगिता में भाग तो ले पर जीत ना पाए। राजू कुछ सोचकर, मालिक, एक तरकीब है। क्यों ना हम नंदी को शराब पिला दें? उसे इतना शराब पिलाएंगे कि वो प्रतियोगिता में खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ये ठीक है,
पर दिन में सबके सामने हम ये कैसे कर सकते हैं? मालिक, प्रतियोगिता से पहले रात को ही हम उसे बहुत सारी शराब पिला देते हैं। सुबह उसकी हालत खराब हो जाएगी। राजू की योजना के अनुसार रात को किशन और उमा सो जाने के बाद चरण सिंह और राजू छुपकर नंदी के तबेले में आते हैं। वो एक बाल्टी भरकर शराब उसके सामने रख देते हैं। तभी किशन और उमा वहाँ आ जाते हैं। चरण सिंह, ये क्या कर रहे हो? मैं जानता था तुम नंदी को प्रतियोगिता से दूर रखने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करोगे, इसलिए मैं पहले से ही चौकन्ना था। लेकिन तुम ऐसी हरकत करोगे ये मैंने नहीं सोचा था। किशन गुस्से से शराब की बाल्टी उलट देता है। अपनी योजना असफल हो गई है ये देखकर चरण सिंह गुस्से से लाल हो जाता है। चरण सिंह और राजू चले जाते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अब तो मैं उस नंदी को इस दुनिया से ही बाहर भेज कर रहूंगा। चरण सिंह गुस्से में आकर किशन के घर के पास जाता है। वो तसल्ली कर लेता है कि किशन और उमा दोनों सो गए हैं। चरण सिंह नदी के तबेले में आग लगा देता है। आग की लपटें बढ़ने लगती हैं। उस गर्मी से किशन और उमा की नींद खुल जाती है। दोनों भागकर तबेले के पास आते हैं। तबेले में लगे आग को देखकर दोनों को नंदी की बहुत चिंता होने लगती है। आसपास के सभी पड़ोसी भी तबेले के पास आ जाते हैं। अरे किशन, ये क्या हो गया? ये सब उस चरण सिंह ने किया है अनिल। थोड़ी देर पहले भी वो आया था, मेरे नंदी को शराब पिलाने वाला था। अब कैसे बचाऊं मेरे नंदी को? मैं जाता हूँ अंदर और उसे बाहर निकालता हूँ। नहीं किशन, तुम मत जाओ, तुम भी आग की लपटों में फंस सकते हो। आग बढ़ने लगती है। गांव वाले पानी डालकर आग बुझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर पूरा तबेला जलकर खाक हो जाता है। किशन और उमा अपने सर पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। उमा, ये क्या हो गया? हमारा नंदी हमें छोड़कर चला गया। उस चरण सिंह ने मेरे नंदी की हत्या की है। महादेव उसे कभी माफ नहीं करेंगे। किशन, अनिल और उमा तबेले में जाते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा था और उसके अंदर नंदी सुखपूर्वक खड़ा था। अनिल, वो देखो, नंदी वहाँ खड़ा है। हाँ, इसके सींगों पर तो मिट्टी लगी है। मतलब इसने अपने सींगों से जमीन में गड्ढा बनाया और खुद उसमें कूद गया। आग से बचने के लिए इसने क्या तरकीब लगाई है? हाँ, मेरा नंदी इतना होशियार है कि उसने आज खुद अपनी जान बचाई है। किशन और अनिल रस्सी की मदद से नंदी को गड्ढे से बाहर निकालते हैं। नंदी को अपने सामने स्वस्थ खड़ा देखकर उमा झट से उसके पास आकर उससे लिपट जाती है। गांव वाले चरण सिंह और राजू को पकड़कर ले आते हैं। नंदी को अपने सामने जिंदा खड़ा देख दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। चरण सिंह को सजा हो जाती है और आगे हर साल नंदी ही प्रतियोगिता जीतता है। अपनी होशियारी से नंदी अपने साथ अपने गांव का भी भला करता है।